प्रिय साथियों, नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन ने भाषा के बारे में सीखा था। अब हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। वर्ण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता वर्ण कहलाता है। यानी जिस इकाई को हम आगे नहीं विभाजित कर पाएंगे वह वर्ण कहलाएगा। जैसे काला, काले को अगर हम विभाजित करेंगे तो का प्लस ला। अब का और ला का भी आगे अगर विभाजन करें तो कै प्लस आ एवं ले प्लस आ। अब यदि कै को भी विभाजित किया जाए तो यह संभव नहीं है, अतः कै वर्ण कहलाएगा। यानी कै का मतलब है कै वर्ण है। हिंदी में 44 वर्ण हैं जिन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, स्वर और व्यंजन। यानी दो प्रकार के वर्ण हो गए, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर क्या होता है? स्वर ऐसी ध्वनियां जिनका उच्चारण करने पर अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जिनको उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़े, वह स्वर कहलाएगा। स्वर ए आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ तथा री, ये 11 स्वर होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व यानी जैसे हम छोटा कहते हैं, और दीर्घ यानी बड़ा। जैसे अब हम बोलते हैं आम भाषा में अपनी में छोटा बड़ा इस तरह से बोलते हैं। दीर्घ जैसे बड़ा। ह्रस्व का मतलब तो छोटा, छोटी, छोटऊ। और दीर्घ यानी बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इस तरह से। तो ये तो हो गए स्वर। इसके बाद हम देखें व्यंजन। तो जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन हमेशा लंगड़े होते हैं। उन्हें जिस प्रकार से लंगड़े व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता होती है और वह एक स्वस्थ व्यक्ति से सहायता ले सकता है, उसी प्रकार व्यंजन भी लंगड़े व्यक्ति की तरह लंगड़े होते हैं। व्यंजनों के नीचे एक टांग लटकी हुई देखते हैं हम, जिसे हम शुद्ध भाषा में हलंत कहते हैं। तो ये जो व्यंजन ध्वनियां होती हैं उन्हें स्वरों की आवश्यकता होती है और वह स्वरों की सहायता से ही बोली जाती हैं, क्योंकि व्यंजन से तो सहायता नहीं ले सकता। इसलिए व्यंजन को सहायता लेने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। व्यंजनों को 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ, नासिक्य एवं ऊष्म में बांटा जाता है। अब व्यंजनों के 5 वर्ग कौन से हैं? तो 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। कै वर्ग का मतलब कै से ण तक के 5 वर्ण, कै ख गे घ ण। च वर्ग में च से य तक के 5 वर्ण, च छ ज झ य। ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। तै वर्ग त थ द ध न। पै वर्ग यानी पै फै बै भै मै। इसके अलावा अंतस्थ वर्ण होते हैं। अंतस्थ वर्ण 4 होते हैं, ये वे रे ले।
ऊष्म, ऊष्म भी 4 होते हैं, श, से और है। इसके अलावा संयुक्त अक्षर होते हैं श, त्र, ज्ञ। फिर नासिक के व्यंजन होते हैं इयमं, गण, नम। इस प्रकार से हमारा वर्णों का विभाजन हुआ। अब इसी क्रम में हम आगे चलें। शब्द विचार, यानी अभी तक हमने देखा वर्ण, तो वर्ण तो सबसे छोटी इकाई हो गई भाषा की। इसके बाद वर्ण तो अलग अलग हो गए, और वर्णों को जब हम मिला दें, यानी एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी जब एक या एक से अधिक वर्ण मिल जाएं और उनसे कोई सार्थक ध्वनि समूह तैयार हो जाए। सार्थक का मतलब अर्थयुक्त, यानी ऐसा समूह हो जिसका कोई अर्थ हो। ऐसा नहीं कि हम कह कुछ भी बोल दें मिलाकर और उसका कोई अर्थ ही ना निकले। तो यदि सार्थक ध्वनि समूह तैयार हो जाए तो उस ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों का भेद हम करें। किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द भंडार या शब्द संपदा से मालूम पड़ती है। यानी किसी भी भाषा की जो समृद्धि है वो हम कैसे जानें कि इस भाषा की कैसी समृद्धि है, कितनी समृद्धि है, तो उसका पता हमें उस भाषा के शब्द भंडार से मालूम चलता है। जिस भाषा का शब्द भंडार विशाल होता है वह उतनी ही अधिक समुन्नत एवं विकसित मानी जाती है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं। यानी शब्द का भेद हम केवल एक किसी आधार पर नहीं कर सकते, बल्कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसकी रचना किस प्रकार की है, किस प्रयोग में प्रयुक्त हुई है, या फिर उसका अर्थ किस प्रकार से निकल रहा है, इन सब बातों के आधार पर ही हम शब्द के भेद कर सकते हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क के आधार पर निर्मित शब्द शामिल हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं, कुछ विदेशी भाषाओं से आए हैं, बोलियों से और स्थानीय संपर्क से। इस प्रकार से शब्द निर्मित होते हैं। अतः उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। अब उत्पत्ति के आधार पर किस प्रकार से शब्दों का भेद होता है। नंबर 1, तत्सम। हमने कई बार सुना होगा, पढ़ा होगा कि कुछ शब्द तत्सम होते हैं, कुछ तद्भव होते हैं, विदेशी होते हैं, देशज होते हैं। कई प्रकार के शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है। तो उसके बारे में आज हम अच्छी तरह से विचार करते हैं। तो देखिए तत्सम क्या होता है। तत् प्लस सम। तत् प्लस सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। यानी किसी भी भाषा में कोई शब्द यदि प्रयुक्त हुआ है तो उसकी मूल भाषा क्या है, कौन सी मूल भाषा से वह आया है, उसे हम तत्सम कहते हैं। अब हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत। हिंदी की मूल भाषा क्या है, संस्कृत।
अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, यानी जैसे हैं उन्हें हम वैसे के वैसे अगर प्रयुक्त कर लें तो उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, आम्र, गर्धव इत्यादि शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द। इसके बाद हम देखें तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। यानी शब्द, मूल शब्द तो हैं संस्कृत भाषा से आए हैं, लेकिन हिंदी में उनका रूप परिवर्तित कर दिया। कैसे कर दिया? उच्चारण की सुविधा के अनुसार कर दिया। कई बार हम देखते हैं कि हमें उच्चारण करने में संस्कृत के शब्दों में दिक्कत आती है, तो हम उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द हमने अपनी सुविधा के अनुसार तैयार कर लिए, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, यानी हम जानते हैं संस्कृत का मूल शब्द है आग और अग्नि, और अग्नि को हमने, अग्नि बोलने में जब परेशानी हुई तो हमने उसको आग कहना शुरू कर दिया, और आम भाषा में हमारी में आग बोला जाने लगा। ऐसे ही आम्र, आम्र संस्कृत का शब्द है, लेकिन हमने उसे हिंदी में अपनी सुविधा के अनुसार आम कहना शुरू कर दिया। गर्धव, गर्धव संस्कृत का शब्द है जिसे हम तत्सम कहते हैं, लेकिन हमने उसे गर्धव कहने में परेशानी हुई तो अपनी सुविधा के अनुसार गधा कहना शुरू कर दिया। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाए? आम है, आग है, गधा है, ये शब्द तद्भव कहलाए। इसके बाद हम देखते हैं देशज शब्द। देशज समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय लोगों को द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कैसे? इस समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार जब क्षेत्रीय लोग कोई शब्द अपने स्तर पर गढ़ लेते हैं यानी तैयार कर लेते हैं तो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे देशज हम देखें, देशज शब्द कौन से हमने देखे? जैसे ढोर, जानवर होते हैं, पशु जो होते हैं, उनको क्षेत्रीय लोगों ने अपनी भाषा में ढोर कहना शुरू कर दिया। खचाखच, फटाफट, मुक्का, ये ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, फिर भी हम इन्हें बोलते हैं और आम भाषा में आ गए हैं, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? देशज शब्द। उसी प्रकार अगले हैं विदेशी शब्द। राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। यानी किसी भाषा में जब किसी राजनीतिक कारण से या आर्थिक कारण से या धार्मिक कारण से या सांस्कृतिक कारण से कोई अन्य भाषा का शब्द जब आ जाता है तो उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अपने हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी भाषा से आए हैं, जैसे स्कूल, पेन, कॉपी, पेपर, टेलर, टीचर इत्यादि। यानी ये शब्द ऐसे हैं जो आम भाषा में आ गए हैं, यानी हम जानते ही नहीं हैं कि ये शब्द हिंदी के हैं या अंग्रेजी के, और हिंदी में हम इन्हें बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे हिंदी के ही शब्द हैं। अब जैसे किसी बच्चे से अगर हम कहें कि विद्यालय जाना है तो वो समझेगा ही नहीं, बल्कि कब समझेगा? जब उसे कहेंगे स्कूल जाना है, यानी स्कूल को तो हिंदी का समझ रहा है बच्चा, जबकि शब्द क्या है? अंग्रेजी का है, अंग्रेजी भाषा से आया है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पर पहले अंग्रेज बहुत रहते थे ना, तो उनके साथ रह कर कुछ शब्द हम
अंग्रेजी के शब्दों को भी ऐसे बोलना सीख गए जैसे तो वो हिंदी के ही शब्द हो। ऐसे ही कुछ शब्द हमारे अरबी भाषा के हैं, यानी अरब से आए हैं, जैसे अदालत, इनाम, इलाज इत्यादि। यानी अदालत शब्द है, इनाम शब्द है, इलाज शब्द है, ये बहुत सारे शब्द हैं जो ऐसे लगते हैं हमको जैसे हमारी हिंदी भाषा के ही हैं, हम जानते ही नहीं हैं कि ये अरब देश से आए हैं। कुछ फारसी के शब्द आए हैं, जैसे अखबार, आराम, आवारा इत्यादि। कुछ पुर्तगाली भाषा से आए हैं, जैसे अचार, कमीज, गोदाम, साबुन इत्यादि। कुछ तुर्की भाषा से आए हैं, जैसे आका, मेरे आका, कैंची, कालीन, तमाशा इत्यादि। कुछ फ्रेंच भाषा से लिए हैं, जैसे अंग्रेज, मेयर, काजू, कारतूस इत्यादि। कुछ चीनी भाषा से आए हैं, जैसे चाय, लीची, लोकाट, तूफान इत्यादि। अब चाय हम दिन भर पीते रहते हैं और बोलते रहते हैं चाय, लेकिन हमें ये पता नहीं है ये चाय शब्द हमारा हिंदी का नहीं है, बल्कि चीन से आया है, हमारे भारत का नहीं है, चीन से आया है। डच से, कुछ डच भाषा से आए हैं, तुरुप, बम, चिड़िया, ड्रिल इत्यादि। कुछ जर्मनी से आए हैं, नाजीवाद, किंडर गार्टन इत्यादि। कुछ तिब्बत से आए हैं, लामा, डांडी इत्यादि। कुछ रूसी हैं, जैसे जार, सोवियत, बुजुर्ग, लूना इत्यादि। कुछ यूनान से लिए हैं, एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीफोन इत्यादि। यानी इतनी सारी विदेशों से आए हुए शब्द हैं ये, जिन्हें हम हिंदी में देशी भाषा की तरह प्रयोग में लेते हैं। इनके अलावा हम देखते हैं कुछ शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। संकर यानी मिश्रित। हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बना लिए गए हैं, यानी दो भाषाओं से लेकर बनाए हैं, लेकिन एक जैसे लगते हैं, हमको ऐसा लगता है जैसे एक ही भाषा का है, वे संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ। वर्षगांठ बोलने में तो हमें ऐसा लगता है कि एक ही शब्द है, लेकिन वर्ष शब्द संस्कृत भाषा का है और गांठ शब्द हिंदी का है। यानी संस्कृत और हिंदी दोनों को मिलाकर हमने बना लिया वर्षगांठ। उसी प्रकार टिकट घर। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी का शब्द है। नेक नियत। नेक फारसी का शब्द है और नियत अरबी का शब्द है। इस प्रकार से दो दो भाषाओं को मिलाकर भी कुछ शब्द हमने हिंदी में ले लिए, जिनको हम संकर शब्द कहते हैं। इसके अलावा रचना के आधार पर, यानी ये शब्द तो हमारे हुए उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति रचना के आधार पर भी हुई है, कि यानी किस प्रकार से रचना के आधार पर कुछ शब्द तैयार हुए हैं। नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। यानी हमने जब नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे रचना कहते हैं, और रचना के आधार पर जो शब्द तैयार हो गए वो तीन प्रकार से होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द क्या होता है? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जो किसी भी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होते आ रहे हैं।
यानी उन शब्दों को हम वर्षों से प्रयोग में ले रहे हैं और वो इस तरह से प्रचलित हो गए हैं कि उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दूध, गाय, रोटी, पेड़, पत्थर, ये शब्द ऐसे हैं जो रूढ़ हो गए हैं, यानी हमारी बोलचाल की भाषा में आ गए हैं कि उनको हम बदलना नहीं चाहते। इसके अलावा यौगिक शब्द, वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी अलग अलग अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर बने हैं और दोनों का या 2 से अधिक जो भी हैं उन सबका अपना अपना अलग अर्थ भी होता है। फिर भी जब वो मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर कोई एक नया अर्थ देते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दूध वाला, अब दूध एक अलग शब्द है और वाला अलग हो गया, लेकिन दूध वाला दोनों शब्द जब मिल गए तो उसका एक अर्थ हो गया दूध वाला, यानी जो दूध लेकर आया है, दूध बेचने वाला है। इसके अलावा योग रूढ़ शब्द तीसरे होते हैं। योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने के योग से होता है। यानी वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने के योग से होता है, यानी उनका अर्थ अलग अलग है, इस कारण से उनका निर्माण योग रूढ़ में होता है। किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे? जैसे पीतांबर शब्द है, इसमें पीत और अंबर 2 शब्द मिले हुए हैं। पीत का मतलब होता है पीला और अंबर यानी वस्त्र। अब ये 2 शब्द मिलकर शब्द तो एक बन गया पीतांबर, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, किंतु अपने मूल अर्थ से भिन्न। इस शब्द का अर्थ क्या है? विष्णु। ये अर्थ विष्णु रूढ़ है, यानी 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए यौगिक है, और कोई एक अलग अर्थ में रूढ़ हो गया, इसलिए वो योग रूढ़ हो गया। यानी उसमें यौगिक होने का भी गुण है और रूढ़ होने का भी गुण है, और उसका तीसरा अर्थ आ रहा है विष्णु। इसके अलावा प्रयोग के आधार पर, यानी हमने पहले शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर देखा, फिर रचना के आधार पर देखा, इसके बाद हम देखते हैं प्रयोग के आधार पर, यानी प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का अर्थ अलग हो जाता है, शब्द अलग अलग हो जाते हैं। किस प्रकार से? नंबर 1, विकारी शब्द। कुछ शब्द विकारी होते हैं, कुछ अविकारी होते हैं। अब विकारी कौन से होते हैं? वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अगर लिंग बदल जाए तो उनका अर्थ बदल जाता है, वचन बदल जाए तो अर्थ बदल जाता है, कुछ कारक का प्रयोग अलग दूसरे कारक में हो जाए तो भी बदल जाता है, काल बदल जाए तो भी उनका रूप बदल जाता है। वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्द आते हैं। यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये जो शब्द होते हैं ये विकारी शब्द में आते हैं। इसके अलावा अविकारी या अव्यय शब्द, वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते
हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका चाहे लिंग बदल जाए, वचन बदल जाए, कारक बदल जाए, काल बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन फिर भी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह वैसे की वैसे रहते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव एक जैसा बना रहता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके बाद हम देखें अर्थ के आधार पर, यानी कुछ शब्दों का निर्माण अर्थ के आधार पर भी होता है, यानी अर्थ उनका क्या कह रहा है, किस प्रकार का अर्थ दे रहा है, उसके आधार पर भी शब्दों का निर्माण होता है। नंबर 1, एकार्थी शब्द। जैसा हम इसके नाम से ही पहचान रहे हैं, एकार्थी यानी जिसका केवल एक ही अर्थ हो। जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है, जैसे दिन, धूप, लड़का इत्यादि। यानी दिन कहते ही हमें पता चल जाएगा कि दिन का मतलब तो दिन ही होता है, कोई दूसरा अर्थ आएगा ही नहीं। धूप का मतलब धूप ही है, लड़का का मतलब लड़का ही है। तो ये ऐसे शब्द हैं जो केवल एक ही अर्थ दे रहे हैं, इनका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। इसके बाद हम देखें अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही शब्द के अगर अनेक अर्थ हों तो वो अनेकार्थी कहलाएगा। जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, जैसे अज, अमृत, कर, सारंग इत्यादि। यानी हम इन शब्दों को देखें ना तो अज अलग से अज, अमृत, कर, सारंग इत्यादि। अब ये शब्द क्या है, यानी अनेक अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द एक ही है लेकिन अर्थ इनके अलग अलग हैं। जैसे सारंग है, सारंग के बहुत सारे अर्थ हैं। सारंग यानी हिरण है, कोयल है, किसी औरत का नाम भी सारंग है, यानी कि कुछ भी अर्थ हम लगा सकते हैं, अनेकों अर्थ हो जाते हैं। इसके अलावा हम देखें पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी हैं। यानी शब्द हम बहुत सारे देख रहे हैं। अमृत को अमृत भी कहते हैं, पीयूष भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं, अमीय भी कहते हैं, सोम भी कहते हैं। यानी इतने सारे शब्द हमने देखे, पढ़े, लेकिन उन सब का अर्थ क्या प्रकट हो रहा है, अमृत। इसके बाद विलोम शब्द। विलोम यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी इनसे एक दूसरे का विलोम अर्थ निकल रहा है, विपरीत अर्थ निकल रहा है। जैसे दिन और रात। दिन अलग चीज़ है, रात अलग चीज़ है। मित्र, शत्रु इत्यादि। यानी मित्र और शत्रु एक दूसरे के विपरीत हैं। फिर सम उच्चरित शब्द या युग्म शब्द। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो समान रूप से उच्चरित होते हैं, यानी जिनका उच्चारण समान होता है या फिर जोड़े में दिखाई देते हैं। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतया भिन्न होता है, जैसे आदि, आदि। यानी आदि और आदि उच्चारण में समान ही प्रतीत होते हैं लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। आदि यानी प्रारंभ और आदि यानी आदतन। किसी की कोई आदत बन जाए तो उसे हम कहते हैं आदि है। इसके बाद शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी देखने में एक पूरा शब्द समूह है या कोई वाक्यांश है, उसके लिए हम एक ही शब्द जब प्रयुक्त कर दें और उस एक शब्द से पूरे समूह का अर्थ निकल आए,
जब किसी वाक्य या वाक्यांश या समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है तो उसे हम शब्द समूह, ये इसमें आ जाएगा, शब्द कहलाएगा। जैसे जहां जाना संभव ना हो, उसे हम केवल अगम्य शब्द से जान सकते हैं। यानी अगम्य शब्द ऐसा है जिसे बोलते ही हमें पता चल जाएगा कि ये किस अर्थ में आया है, जहां जाना संभव ना हो। इसके बाद हम देखें समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। यानी देखने में तो ऐसा लगता है जिनका, जैसे इन शब्दों का अर्थ समान ही होगा, लेकिन वास्तव में उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टया रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, यानी उनकी बनावट भी समान प्रतीत होती है और अर्थ की दृष्टि से भी लगभग समान होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। यानी बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा अंतर होता है। जैसे अस्त्र और शस्त्र, यानी अस्त्र और शस्त्र को हम देखें तो इनकी रचना भी करीब करीब मिलती जुलती है और अर्थ भी, दोनों का अर्थ हथियार है, यानी अस्त्र यानी भी हथियार होता है और शस्त्र यानी भी हथियार होता है। लेकिन हम इनके वास्तविक अर्थ को देखें तो इसमें थोड़ा अंतर है। अस्त्र क्या होता है? फेंककर वार किया जाने वाला हथियार, यानी ऐसा हथियार जिसे हम फेंककर वार करें, जैसे तीर है, भाला है इत्यादि शब्द जो होते हैं। इसके अलावा शस्त्र, शस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, यानी ऐसे हथियार जिनको फेंककर नहीं बल्कि हाथ में रखकर मारते हैं, वह शस्त्र कहलाते हैं। जैसे तलवार है, लाठी, चाकू, ये शब्द ऐसे हैं जिनको हम हाथ में रखकर ही वार करते हैं। अर्थ तो उनका हथियार ही है, लेकिन ये शस्त्र कहलाएंगे। इसके बाद देखें हम समूहवाची शब्द। ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी उनसे उनका अर्थ ही समूह का निकलता है। शब्द एक ही है पर अर्थ समूहवाची निकलता है। जैसे गट्ठर, गट्ठर का मतलब किसी भी चीज़ का गट्ठर हो सकता है, लकड़ियों का गट्ठर होता है। गुच्छा, गुच्छा शब्द सुनते ही पता चल या समझ में आ जाएगा कि चाबियों का गुच्छा है या कोई फलों का गुच्छा है, जैसे अंगूर का गुच्छा है, केले का गुच्छा है। गिरोह, गिरोह का मतलब कुछ सदस्यों का गिरोह, दल। रेवड़, रेवड़ कहते ही समझ में आएगा कि भेड़ों का दल जा रहा है, वो रेवड़ कहलाता है। इसके बाद हम देखें ध्वन्यार्थक शब्द, यानी जो शब्द ध्वनि का अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो, जैसे दहाड़ना। दहाड़ना सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम आएगा कि शेर दहाड़ रहा है, कि शेर की दहाड़ है ये तो। भौंकना, कुत्ते का भौंकना। हिनहिनाना, घोड़े का हिनहिनाना। चिंघाड़ना, हाथी का चिंघाड़ना। चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना। कुहुकना, कोयल का की कुहुक। गुटुरगु, कबूतर की गुटुरगु। कड़कना, बिजली का कड़कना। खटखटाना, दरवाजा खटखटाना। छुक छुक, रेलगाड़ी की आवाज़ होती है। गरजना, बिजली का गरजना। यानी ये ऐसी ध्वनियाँ हैं जिनको सुनते ही हमारे दिमाग में शब्दों का अर्थ अपने आप समझ में। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल में हमारे साथ हमारे चैनल पर सहयोग कीजिए और हमारे सहयोग के लिए बस इतना ज़रूर कीजिए कि यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें
और बने रहें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।